और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है इनफैक्ट, कि क्योंकि ये लेटेस्ट इसको स्टैटिस्टिक्स को ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा सा डिफरेंट काम है, क्योंकि फॉर्मूलेज वी हैव टू राइट इट ऑन द बोर्ड, वाइट बोर्ड पे हमें राइट अप करना होता है, और राइटिंग्स और लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, बट स्टिल ऐसी राइटिंग भी नहीं हुई कि आपको समझ में नहीं है, आराम से समझ में आ रहा होगा, मुझे मालूम है अच्छी तरह से जिस हिसाब से फीडबैक्स हैं आप लोगों के। एंड टुडे वी आर रेडी टू टीच द कोरिलेशन। सो व्हाट इज द कोरिलेशन, सहसंबंध क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। कोरिलेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन से, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? ऑफ कोर्स दे आर द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, देखिए कभी कोई वेरिएबल किसी स्टडी के लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है, किसी के लिए डिपेंडेंट हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ बहुत क्लियर कट डायमेंशन है कि हम लोग कोरिलेशन जब भी यूज करें तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में ही कोरिलेशन चेक करें। फॉर एग्जांपल, सपोज आपने मेल फीमेल कुछ स्टूडेंट्स की आपने एंग्जाइटी और से एकेडमिक अचीवमेंट की स्टडी करी, देन व्हाट हैपेंस, एकेडमिक अचीव और एंग्जाइटी की, तो आपको जो कोरिलेशन निकालना है वो टोटल सैंपल के लिए निकाल सकते हैं। यू कैन राइट फॉर ओनली बॉयज और ओनली गर्ल्स, बट कोरिलेशन किसके बीच में, एंग्जाइटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट, इन दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कर सकते कि बॉयज की एंग्जाइटी और गर्ल्स की एंग्जाइटी के बीच में कोरिलेशन चेक कर लें। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स। कोरिलेशन के बारे में बात बता दूं मैं आपको। ओके, इस कोरिलेशन मेजर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। अभी मैं फिलहाल दो वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं फर्दर मेथड्स ऑफ कोरिलेशन आपको पढ़ाऊंगा या उसके बारे में जब चर्चा करेंगे, तो हम लोग ये भी पाएंगे कि मोर देन टू वेरिएबल्स के बीच में भी कोरिलेशन को चेक किया जा सकता है। देयर आर मल्टीपल कोरिलेशन के ऑप्शंस हैं। ओके, मल्टीपल कोरिलेशंस के ऑप्शंस में हम चेक कर सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू, कोरिलेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उसकी स्टडी करते हैं। व्हाट इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन, व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन, डेफिनेशन क्या होती है कोरिलेशन की, आपको मालूम है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो दूसरे वेरिएबल की क्या स्थिति होने वाली है। अगर वो बढ़ रहा है, फर्स्ट वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, सेकंड वेरिएबल वाई वेरिएबल है, एक्स के साथ साथ में वाई भी बढ़ रहा है, then it is known as a positive correlation. So on the basis of the degree, correlation can be divided into three parts: positive correlation, negative correlation and zero correlation or no correlation जिसको कहा जाता है। देखिए मैंने एक डायग्राम आपके सामने रखा है, और आज मैं कुछ दूसरी तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, बाय द यूजिंग ऑफ एक्सेल ऑल्सो। ओके, थोड़ा सा एक ग्लिम्स आएगा एक्सेल का, क्योंकि लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर देयर इन दिस पर्टिकुलरली कोरिलेशन। तो हम कोरिलेशंस की कैलकुलेशंस हम एक्सेल में करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। आप तो मैनुअल भी कर सकते हैं कैलकुलेटर्स के द्वारा। और एक बहुत अच्छा सा मैंने राइटअप आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, इवन आई हैव टेकन इट फ्रॉम द इंटरनेट से ही मैंने लिया है किसी क्लास का। ओके, और वो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। ओके, कि वो कोरिलेशन के बारे में एंटायर चैप्टर को बताएगा कि व्हाट इज कोरिलेशन। तो मैं आपको डिग्रीज की बात बता रहा था। अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए दिस वेरिएबल इज इंक्रीजिंग एंड विद द इंक्रीजिंग ऑफ दिस वेरिएबल इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो दिस इज द कोरिलेशन वैल्यू। ओके, ये बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीजेस लीनियरली विद एन इंक्रीज इन अनदर वेरिएबल। अभी हम लीनियर कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कर्वीलिनियर कोरिलेशंस, और ये हायर लेवल की स्टैटिस्टिक्स में यूज होता है, जो आपके हमारे इस कोर्स के स्कोप के बियॉन्ड है। लेकिन अगर आप कुछ बात करना चाहते हैं उस बारे में, तो भी मैं आपके आंसर्स देने के लिए रेडी हूँ। ओके, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन की बात की जाए, मतलब एक एक्स वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अब इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड, किस स्पीड से बढ़ रहा है। ओके, अब एक मजेदार आपको किस्सा बताना चाहता हूँ। इनफैक्ट कोरिलेशन कब अप्लाई करना चाहिए। ओके,
देयर शुड बी सम प्रिस्क्राइब्ड थ्योरी, कोई पहले से थ्योरी या कोई फैक्ट, कोई कंसेप्ट पहले से जिसको डिटरमाइन किया गया हो, उसी पर कोरिलेशन अप्लाई करना चाहिए। ओके, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि नया कोरिलेशन हम नहीं कैलकुलेट करें, नया कोरिलेशन भी कैलकुलेट करें, लेकिन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कहीं रिलेशनशिप तो हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एक एक्स वेरिएबल की और एक वाई वेरिएबल की, ओके, सो सपोज एक्स वेरिएबल में द सेल ऑफ ऑरेंजेस इन इंडिया ईयर वाइज हमने लिखी है, ओके, ओके, इंडिया में ऑरेंजेस की सेल इन मेट्रिक टन्स में है, और y वेरिएबल सपोज इट इज द नंबर ऑफ पर्सन विच जिनकी डेथ हुई है पर्टिकुलरली जापान के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई यूनिट है, ओके, दिस इज द वे। सो अगर डाटा के हिसाब से देखा जाए, मैथमेटिकल फिगर्स के हिसाब से देखा जाए, तो x और y के बीच में कोरिलेशन निकालेंगे तो पॉजिटिव कोरिलेशन आया, लेकिन ये कोरिलेशन वैलिड नहीं है। Why it is not valid? Because there is no prescribed theory or say relationship already established between the sale of oranges in India and the number of persons die in the Japan. अगर आप निकाल लेंगे, इसका मतलब ये हुआ, अगर कोरिलेशन प्लस आया, इसका मतलब ये बताएंगे कि इंडिया में ऑरेंज की सेल ज्यादा बढ़ती है तो जापान में ज्यादा लोग मरते हैं। इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो वी शुड बी वेरी क्लैरिफाइड व्हाइल अप्लाइंग दिस कोरिलेशन कोफिशिएंट कि दोनों के बीच में कोई ना कहीं रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में। फॉर एन एग्जांपल, आई जस्ट कन्वर्ट इट एज अ ऑरेंज की सेल की जगह मैं फिजिक्स के स्कोर कह दूं और ये मैथमेटिक्स के स्कोर कह दूं, तो रिलेशनशिप फैक्ट हो सकती है, क्योंकि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का यूज होता है, मैथमेटिक्स में भी कहीं ना कहीं फिजिकल फंक्शंस का एप्लीकेशंस होता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स के बीच में रिलेशनशिप है, तो यहाँ मैं कोरिलेशन अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं सेल की बात करूंगा कि ऑरेंज में सेल और जापान में मरने वाले लोग के बीच में कोरिलेशन नहीं निकाल पाता। तो सिमिलरली इट इज वेरी क्लैरिफाइड, ओके, इट इज वेरी क्लैरिफाइड कि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा वेरिएबल घट रहा है। ओके, दिस इज शो when there is a decrease in the value of one variable with an increase in the value of another variable. In that particular case, we can call correlation coefficient would be negative. तब नेगेटिव ही होगा हमारा कोरिलेशन। इसके अलावा कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती है जिसमें कहीं कोई रिलेशनशिप नहीं हो, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है, sort of scattered figure is there. There is one or more situations when there is no specific relationship, okay, between two variables. ऐसे कोरिलेशन को हम जीरो कोरिलेशन या नेग्लिजिबल कोरिलेशन या नो कोरिलेशन कहते हैं। अगर इसकी डिग्रीज की क्लासिफिकेशन की बात की जाए, सो हियर इज द डिग्री, ओके, ये बता रखा है। अगर हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोरिलेशन की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में ही लाई करती है। ओके, +1 इज शोइंग perfect positive correlation and -1 is showing perfect negative correlation, okay। और अगर 0.99 के आसपास है तो हाई डिग्री का कोरिलेशन है, फिर 0.70 से 99 के बीच में है तो मॉडरेट है, इस तरीके से लो है, स्लाइट एंड नेग्लिजिबल है, और जीरो कोरिलेशन है। सेम थिंग हैपेंस विद द नेगेटिव साइड आल्सो, ओके। सो दिस इज द चार्ट व्हिच इज शोइंग कि हमारा जो डिफरेंसेस हैं वो 0.20 0 ± 0.20 के बीच में है, तो हम इसको नेग्लिजिबल या स्लाइट कोरिलेशन कहते हैं। 0.20 से 0.40 के बीच में है तो उसको हम कहते हैं लिटिल बिट लो लेवल ऑफ कोरिलेशन। 0.740 से 0.70 के बीच 70 के बीच में उसको मॉडरेट कहते हैं, और 0.70 से 0.99 के बीच में हाई है, और अगर 1 आता है इसका मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब ये हुआ जो वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल जिस स्पीड के साथ बढ़ रहा है उसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी के साथ दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, उस वेरिएबल को हम लोग कहते हैं, उस वेरिएबल को हम कहेंगे एग्जैक्टली परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द नेगेटिव साइड आल्सो, ओके। नेगेटिव कोरिलेशन में मैंने बताया आपको 0 से -2.20 के बीच में हम जीरो को तो हम जीरो कोरिलेशन कहते हैं,
0 से लेके 0.20 के बीच में, -0.20 के बीच में उसको स्लाइट और नेग्लिजिबल कहते हैं। 0.20 से 0.40 के बीच में निम्न लो लेवल का, और 0.40 से 0.70 के बीच में उसको लो लेवल का, और 0.70 से 9 के मॉडरेट है। 0.40 से 0.70 के बीच में मॉडरेट है, और 0.70 से 0.99 के बीच में हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, और -1 है, इसका मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। व्हाट इट शोज कि एक वेरिएबल जिस स्पीड के साथ बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल उसी स्पीड के साथ घट रहा है। ओके, दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द वैल्यूज यू विल ऑब्टेन कि हमारा आंसर क्या है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर -1 से +1 के बीच में ही आएगा। ओके, अगर इससे बियॉन्ड जाता है, -1 से और कम आता है या +1 से ज़्यादा आता है, इसका मतलब हमने कोई कैलकुलेशन में एरर करी है। इट नेवर क्रॉसेस +1 और -1 से कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, इसी के बीच में हमारा आंसर कहीं लाई करेगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स के कोरिलेशन है। सबसे पहले मैं पियर्सन का रैंक ऑर्डर कोरिलेशन आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। ओके, मैंने आपको जैसा बताया है कि आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि मैं व्हाइट बोर्ड की जगह मैं आज एक्सेल को यूज़ करके बताने वाला हूँ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इट इज नोन एज अ रो। रो इज ए सिंबल, एक तरह से पी लिखा हुआ है, उल्टा पी, उसका फेस चेंज कर दिया, लेफ्ट राइट में चला गया, इस तरीके सिंबल को हम रो कहते हैं। ओके, और रो इज, ये जनरली ऑर्डिनल डाटा और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज किया जाता है। आपको मालूम है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं? जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर बेस नहीं होते, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। और ऑर्डर मतलब ऐसा डाटा जिसको हम ऑर्डर कर सकें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक दे सकें। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लें। What is rho? Rho is equal to 1 minus 6 into sigma di square upon n into n square minus 1. Okay. What is d? d is the difference between two ranks. देखिए वेरिएबल्स हम दो, और n क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स लिखा है। डिफरेंस बिटवीन रैंक्स ऑफ ईच पेयर एंड n इज नंबर ऑफ पेयर्स। और सिग्मा का मतलब आपको मालूम ही है, सिग्मा का मतलब क्या होता है। ओके, सिग्मा मतलब समेशन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। Thank you, Mega Princey. Thank you. So I am just taking an hypothetical data. Okay, एक hypothetical data हम लेते हैं रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के लिए, जिसको हम रैंक करेंगे। चलिए मैं hypothetical बना लेता हूँ डाटा को। ओके, सपोज x कोई वेरिएबल है और दूसरा y वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स के बीच में प्री एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल वी कैन कॉल इट एज अ कुछ भी आप बात कर सकते हैं कि मैथ्स का अचीवमेंट है, फिजिक्स का अचीवमेंट है, मैथ्स का अचीवमेंट है, साइकोलॉजी का अचीवमेंट है, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। या एंजाइटी और स्ट्रेस का है, एंजाइटी डिप्रेशन का है, वॉट एवर द थिंग्स आर। ओके, सपोज दीज आर द स्कोर्स 25, 23, 25, 28, 26, 24, 24, 23, 24 and 29. These are the scores for x variable. और दूसरा स्केल है सपोज 45, 48, 48, 48, 45, 47, 49, 51, 42 एंड 39। सपोज दूसरे जज ने ये स्कोर किया हुआ है। ओके, हम ये भी सोच सकते हैं कि दोनों जजेस के बीच में एग्रीमेंट कितना है। ओके, व्हाट हैपन समटाइम्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताता हूँ कि आप किसी इवेंट के लिए जज करने गए, जैसे डिबेट कंपटीशन था या कोई कंपटीशन था। ओके, और उस कंपटीशन में एक्स जज ने स्कोर दे दिए, वाई ने भी स्कोर दे दिए। तो ऐसा तो नहीं है कहीं पार्शलिटी है। अगर पार्शलिटी होगी तो अगर हम कोरिलेशन को चेक कर लेंगे, अगर वो लो कोरिलेशन आएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ पार्शलिटी। और पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा, इसका मतलब जनरली क्या होगा कि दोनों का जजमेंट का पैटर्न है वो सेम ही है, सिमिलर पैटर्न है। हाई पॉजिटिव कोरिलेशन आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों जजेस के बीच में एग्रीमेंट है, द डिसीजन इज वेरी करेक्ट। सो इट कैन बी applied in this manner also. Now what we have to go for, we have to give the rank of x
and rank of y. देखिए जनरली अगर क्लास में किसी बच्चे के स्कोर आते हैं तो रैंक क्या देते हैं, जिसके हाईएस्ट नंबर है उसको हम सब फर्स्ट रैंक देते हैं, फिर सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक. यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझने की आप लोगों को कि हम उल्टा भी कर सकते हैं. ओके, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लो स्कोर वाले को भी हम फर्स्ट रैंक दे सकते हैं. जैसे एंजाइटी की बात करूँ, अगर एंजाइटी का लो स्कोर है उसको फर्स्ट रैंक दिया जाना चाहिए. लेकिन वॉट एवर द रैंक्स यू आर गिविंग, दोनों वेरिएबल एक्स और वाई के लिए सिमिलर पैटर्न का यूज करना है. अगर आप असेंडिंग सीरीज एक्स के लिए ले रहे हैं तो वाई के लिए भी आपको असेंडिंग सीरीज लेनी है. नाउ व्हाट वी हैव टू गो फॉर, वी जस्ट गिव द रैंक्स. तो देखिए फर्स्ट सीरीज में फर्स्ट रैंक किसकी आने वाली है, 29 वाले की आने वाली है. ओके, आई एम जस्ट कलरिंग दिस फर्स्ट सीरीज ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इसकी रैंक करनी है. ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन, सेकंड रैंक किसको मिलेगी? Anybody of you? First rank 29 वाले को मिलेगी. 28. Correct, 28. Then third rank will be of for 27. And the fourth rank, अब देखिए फोर्थ रैंक पे दो जने हैं, नहीं 26 है ना अभी, तो फोर्थ रैंक इज फॉर 26. नाउ फिफ्थ रैंक की बात करें तो जिसके स्कोर 25 है, 5 point ओके, फिफ्थ रैंक, ओके, और सिक्स्थ रैंक, बिकॉज दोनों 25 पर डिपेंडेंट है. देखिए 25 दो जनों के स्कोर हैं तो दोनों को 5 दें, दोनों को 6 दें, ऐसा नहीं कर सकते. अगर दो लोगों की रैंक कॉमन है तो दोनों रैंक को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो व्हाट विल बी द रैंक? 25 को 5th मिलने वाली थी, इस 25 को 6th मिलने वाली थी. ओके, यही मान के चलें तो दोनों का एवरेज कितना हुआ? इट इज 5.5. इट इज 5.5. इज इट क्लियर टू यू? clear. ओके, अब फिफ्थ और सिक्स्थ रैंक तो खत्म हो चुकी है हमारी. तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट रैंक? नेक्स्ट रैंक विल बी 7. ये किसी का किरण प्लीज, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट रैंक विल बी 7. व्हाई? बिकॉज फिफ्थ एंड सिक्स्थ रैंक इज ऑलरेडी बीन टेकन. तो नेक्स्ट रैंक किसको मिलेगी? 7 को मिलेगी. अब 7 पे आप देखिए कितने, 7 पे मतलब 25 को तो मिल चुकी है. अब 7 पे कितने लोग हैं? 24 वाले कितने लोग हैं? वी कैन सी 1, 2 and 3. 3 persons are for the 7th रैंक. इसका मतलब क्या हुआ? 7th रैंक, 8th रैंक और 9th रैंक मिलेगी. ओके, 24th वाले स्कोर को 7th रैंक, 8th रैंक और 9th रैंक मिलेगी. इज इट क्लियर टू यू? थैंक यू प्रिंसी, थैंक यू मेगा, थैंक यू नेहा, बिनी जी, थैंक यू. ओके, सो 7, 8 and 9. अब ये 3 जने हैं तो whenever there are number of persons 2, तो एवरेज निकालने के लिए 2 का भाग लगाते हैं. यहाँ 3 लोग हैं इसलिए एवरेज तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग लगा देंगे. इट विल बी 8. ओके, सो वी आर पुटिंग 8th रैंक in front of 24. Now what will go on? 7, 8, 9 खत्म हो चुकी है. What will be the next rank? 10. Correct. 10. Very correct. Next rank will be 10. तो देखिए आपने 10 डाल दी इसको. इस तरीके से हमें रैंकिंग करनी आनी चाहिए. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. नाउ अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट वाले इस सीरीज को रैंक देना शुरू कर देते हैं. देखें 5.5 and 8.5. फर्स्ट रैंक से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट शुड बी गिवन टू 51. यस, करेक्ट. व्हाट विल द सेकंड रैंक? 51 को फर्स्ट दे दिया. सेकंड रैंक किसको मिलेगा? 49 को. 49. यस, करेक्ट. और थर्ड पे देखिए 3 जने हैं, इसका मतलब थर्ड, 48 के लिए. फोर्थ, 48. Fifth. तीनों को क्या मिलेगी? 48 वालों को क्या मिलेगी? कौन सी रैंक मिलेगी? 4. करेक्ट. Fourth. फोर्थ एंड फोर्थ. व्हाट विल बी द नेक्स्ट रैंक? 6. 6.
वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। 6th रैंक मिलेगी। 6 किसको मिलेगी? 47th वाले को। दैट्स फाइन। बताइए 7th किसको मिलेगी अब? 7.5 45 को। यस। क्यों 7.5 मिलेगी? क्योंकि 7 और क्योंकि 8 दो ऊपर। दो पार्टिसिपेट है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो 7.5 एंड 7.5। अब देखिए 7 और 8 खत्म हो गई। अब नेक्स्ट रैंक कौन सी मिलेगी? 42 9 42 का 9th 9 रैंक मिलेगी। वो किसको Nine. मिलेगी? 42 42 को। 42। और दिस विल बी द 10th रैंक। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? थैंक यू सो मच। Okay, now according to this formula we have the n कितना है हमारा? बताइए आप। इस एग्जांपल के लिए n कितना है हमारा? 10 is the n. That's fine. Okay, so what we'll go for? We have to calculate small d. And what is d? D is equal to rank of x minus rank of y. Okay, या आप रैंक ऑफ y माइनस रैंक ऑफ x करें, जो भी करें दोनों के लिए सेम करें। माइनस, सॉरी, दिस इज d। इज इट क्लियर टू यू? देख लिए 5.5 में से Yes, sir. 7.5 गया तो -2। प्रिंसी, यू से समथिंग अबाउट दिस वे ऑफ टीचिंग। एक्सेल को लेके मैंने टीच करने की कोशिश करी है। प्रिंसी, आर यू लिसनिंग मी? Yes, sir. So whether it is a better way of teaching the statistics? Yes, sir. मजा आ रहा है इसमें। एक्सेल यस में सर, बेटर। कल से हाँ, ज्यादा कल से excited ज्यादा है। इसमें मजा आ रहा है। ओके, तो हम देखो कोशिश ऐसी करेंगे क्योंकि हैंड रिटन में थोड़ी सी राइटिंग और इश्यूज होते हैं, हाँ, जगह हमें जी सर, जी। कम इसमें मिलती है। फॉर्मूला भी इजी लगते हैं और समझ में भी इजी आ रहा है। यस यस, जी दैट्स सर। फाइन। थैंक यू सर, बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। सो दिस इज, मैंने यही सोचा था कि किस तरीके से करें। नाउ व्हाट वी हैव टू गो फॉर, वी हैव टू कैलकुलेट द डी स्क्वायर। सो वी हैव टू से स्क्वायर ऑफ डी, SQR ऑफ डी। स्क्वायर कर देते हैं इसको। I have done the square, then I have to add it. सिग्मा करना है हमें। ओके, ऐड करने का ये तरीका क्या होता है? हम ऐड कर लें सभी को। $184.5. Now we have to calculate it while putting the value here. 1 minus 6 into 184 upon n into 99. And मतलब 10 into 99. I am repeating the thing. 1 minus 6 into 184.5 upon 10 into 99. इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, you will able to find out the coefficient of correlation. Okay, so what would the coefficient of correlation? कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना आ रहा है आपका। Anybody is calculating? इस फ्रैक्शन में वैल्यू रख के -0.28 के आसपास आएगा। ओके, यू कैन चेक इट। आई एम नॉट गोइंग विद द कैलकुलेशंस। इज इट फाइन? करूं कैलकुलेशन करके बताऊं या ऐसे ही चलेंगे हम आगे? Okay. So this is what? This is your coefficient of correlation through Spearman rank order correlation. जल्दी से चीजों को रिवाइज कर देते हैं।
Okay, whatever there are two, there should be two variable scores. Okay, दो वेरिएबल स्कोर्स होंगे और रॉ स्कोर्स की बात कर रहा हूँ. हाँ, ग्रुप डाटा का भी होता है, उसके लिए स्कैटर डायग्राम होता है, जिसको मुझे इस पर पढ़ाना मुश्किल है, लेकिन जब भी हम लोग ऑफलाइन क्लास लेने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको स्कैटर डायग्राम से कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखा दूंगा. ओके, जस्ट आफ्टर दिस वर्कशॉप, हमारी जब 10 डेज की वर्कशॉप खत्म होगी उसके बाद साइड बाय साइड विल स्टार्ट द ऑफलाइन वर्कशॉप आल्सो फॉर दिस. व्हाटएवर आई हैव टॉट फॉर 5 days विल जस्ट गो फॉर मतलब ये सारी जो चीजें सीखी है इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के नाम से हम कर लेंगे. ओके, इज इट क्लियर? देखिए क्या किया था हमने, हाईएस्ट स्कोर को फर्स्ट रैंक दिया था. फिर रैंक में अगर टाई होती है तो टाई की रैंक्स की गणना कैसे करते हैं आपको बताया. अगर दो स्कोर्स पे एक जैसा स्कोर रैंक आ रही है तो दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगा देंगे और जो नेक्स्ट रैंक देंगे वो उससे दोनों रैंक्स के आगे वाली रैंक देंगे. इसी प्रकार से 3 के केस में भी यही बात है, दोनों को रैंक दिया, सिंपल सा डिफरेंस निकाला, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस किया, एडिशन किया और फॉर्मूले में वैल्यू को पुट अप कर दिया. ओके, एक चीज जरूर ध्यान रखना, ये जो लाइन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस लाइन को लगभग बच्चे बहुत सारे जब कैलकुलेट करते हैं इस लाइन को यहाँ लंबा तक खींच लेते हैं. ये एक लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे क्रॉस नहीं होनी चाहिए. इस फ्रैक्शन को अलग से सॉल्व करिए, उसको 1 में से माइनस कर दीजिए. दैट्स फाइन. ओके, थैंक यू. नाउ आई एम कमिंग ऑन द शॉर्ट मेथड ऑफ कोरिलेशन, सॉरी लॉन्ग मेथड ऑफ कोरिलेशन. इसको हम कार्ल पियर्सन कहते हैं मेथड. ओके, सो आई हैव टेकन वन ऑफ द एग्जांपल, आई हैव रिटन हियर फॉर्मूला आल्सो, पर थोड़ा सा मैं समझ लूं आपको बात को. ये दो स्कोर्स हैं एक्स और वाई. देखिए वो जो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है वो हम कब यूज कर सकते हैं, व्हेन डाटा इन ऑर्डिनल स्केल पर हो. ऑर्डिनल स्केल का मतलब जिसको हम रैंकिंग देना संभव हो, उसी पे हमें कोरिलेशन अप्लाई करना चाहिए. और डाटा हमारा नॉन नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ये हुआ कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पर बेस नहीं होना चाहिए, तो हमें रैंक ऑर्डर, स्पीयरमैन का रैंक ऑर्डर कोरिलेशन यूज करना चाहिए, अन्यथा नहीं. सो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज अ नॉन पैरामेट्रिक मेजर. इज इट क्लियर टू यू? एंड अबाउट व्हाट अबाउट द, ये कहना चाहिए कि हम रैंक नहीं कर सकते किसी स्कोर को. ऐसे स्कोर्स भी होते हैं, वी कैन नॉट रैंक इट. ऐसे केस में जो हम कोरिलेशन यूज करते हैं विच इज नोन एज अ कार्ल पियर्सन मेथड. ओके, कार्ल पियर्सन के कई सारे फॉर्मूले आप पढ़ेंगे. ओके, और उन फॉर्मूलेस की बात करूं जहां तक, तो उसमें भी वही बात है, दो वेरिएबल्स होंगे, वी हैव टू कैलकुलेट द मीन एंड वी हैव टू सॉल्व द एक्स एंड वाई, एंड दिस इज द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग Pearson correlation coefficient. It is a linear relationship between two continuous variables. Xi and y are the individual scores. X bar and y bar are means for x and y, and summation is over all data points. Summation सभी का summation करना है. इस फॉर्मूले को समझ लीजिए आप, सिग्मा ऑफ xi माइनस x बार, मतलब हर स्कोर में से x का जो मीन है उसको माइनस करेंगे, हर स्कोर में से y के लिए भी हम उसके मीन को माइनस करेंगे, हर स्कोर में से y के मीन को माइनस करेंगे. That's how the small x and small y is undertaken. Okay, इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको. Okay, now just this is the thing, we have to calculate it. हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस मीन इज कैलकुलेटेड. सो देखिए मीन निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल सी बात है, सबको जोड़ा और फिर समेशन करना है, तो फिर जितने नंबर ऑफ पर्सन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं. इज इक्वल टू सम ऑफ, एक्सेल में लगा रहा हूँ फॉर्मूला, आप जोड़ भी सकते हैं मैनुअली कैलकुलेटर से, जिससे भी चाहें. ओके, इसके भी टोटल कर लेते हैं. अब नंबर ऑफ कितने लोग थे, 27, 10 लोग थे, तो मीन कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन. व्हाट इज सिग्मा एक्स 270, 270 अपॉन 10 इज 27, and
309 आया टोटल, 30.9 is the mean of y. Okay, now we have to calculate small x, और से इस फॉर्मूले की बात करें तो हमें xi माइनस x बार निकालना है. तो x माइनस मीन ऑफ x मीन्स 30 माइनस 27. ओके, सभी टर्म में से 27 को माइनस करना है. इज इट क्लियर टू यू? और y में से क्या करना है हमें? 30.9 को हमें सभी में से माइनस करना है. थर्टी माइनस 27 करना है. देख लीजिए जल्दी से, मैंने कर दिया इसको. इज इट इजी? इजी हो गया, सभी को माइनस कर दिया मीन में से. मीन स्मॉल एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स. ओके, एंड व्हाट इज स्मॉल वाई? स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस मीन ऑफ वाई. हमने माइनस कर दिया. अनदर टर्म वी व्हाट वी नीड इज एक्स इनटू वाई. ओके, वी नीड आल्सो, अब x माइनस का स्क्वायर करना है. वी नीड हियर आल्सो x स्क्वायर ऑफ x स्मॉल x. वी आल्सो नीड स्क्वायर ऑफ y स्मॉल y, and as well we need here x into y also. So just calculating the thing, square of x this is square of y and this is xy. ओके, सारी टर्म्स के लिए हमने कैलकुलेट कर दिया. दीज आर द वैल्यूज. इज इट क्लियर टू यू? थैंक यू कृपाल, थैंक यू कृपाली, thank you everybody. Dakshina ji, thank you. Now the values are with us. We have to put the values only. We need here summation. ये तीनों सम की वैल्यू चाहिए हमें. These are the values which are needed for this calculation. You put the value. Sigma xy की वैल्यू कितनी? 167 divided by square root of 110 into 282.9, and you will be able to find out the coefficient of correlation, which is 0.94. We can interpret the result also. इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है अब, तो ये 0.946 आएगा कैलकुलेट करने पर. Okay, you have the values ना? All the dear participants, आप लोगों को समझ में आ गया ना? जी सर. Thank you Princy. Yes, sir. Very good, thank you भावना जी, thank you नेहा जी, thank you टीना, thank you कृपाली, thank you बेनी जी, thank you MP मेहता sir, thank you everybody. So I think this is the way we can calculate the Pearson's correlation coefficient. अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ. What is going on? ये देखिए, एक वैल्यू तो हमारी होल नंबर में थी यहाँ 27, और दूसरी वैल्यू हमारी डेसिमल्स में थी. वो भी सिंगल डिजिट डेसिमल था. अगर 2 डिजिट का डेसिमल होता तो हमें यहाँ 2 डिजिट के डेसिमल मिलते, इनका स्क्वायर करना पड़ता, और इस दोनों अगर ये भी डेसिमल में होता और ये भी डेसिमल में होता तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता, इन दोनों को. ओके, डेसिमल वाली वैल्यू को डेसिमल, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर होने की संभावना होती. तो ये मेथड कब यूज करना चाहिए? व्हेन दिस मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y, अगर वो दोनों होल नंबर में है तो ये मेथड यूज कर लेना चाहिए.
It is the easiest method. Even then it is known as a long method. Okay, अगर ये दोनों नंबर हमारे होल नंबर में आते, मीन ऑफ x एंड मीन ऑफ y अगर होल नंबर में आते तो हमें ये मेथड अडॉप्ट कर देना चाहिए. Is it clear to you? Now, okay, there is another formula also. We can calculate correlation by this way also. From the direct score, we don't know, हमें कोई मीन निकालने की जरूरत नहीं है. खाली सिग्मा एक्स वाई करें, सिग्मा ऑफ एक्स करें, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर करें और वी आर एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज. इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी. चलिए, इसी प्रॉब्लम को मैं आई टेकिंग अगेन एंड आई सॉल्विंग दिस, हाउ दिस कैन बी अडॉप्टेड. देखिए, फॉर्मूला हमने सामने रख लिया, हमको मालूम है क्या क्या चाहिए. डायरेक्ट स्कोर से, दिस इज नोन एज अ डायरेक्ट स्कोर मेथड. वी नीड व्हाट? वी नीड एक्स स्क्वायर, वी नीड सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, मतलब समेशन चाहिए. यहाँ सिग्मा चाहिए, सिग्मा मतलब जोड़ चाहिए. आई एम नॉट टेकिंग सिंबल हियर बिकॉज वो इंसर्ट्स करके लेना होगा, इट विल टेक टाइम. सो सिग्मा मीन्स इन सबका सम चाहिए. $270. Now what we need? We need x square also. Means square of x. We need square of y also. So what is the square of x? 30 into 30. Similarly 25 into 25 and all the things should be there. Similarly square of y we need. हमारे तो काम की क्या चीजें हैं? ये 2, 3, 4, चलिए 4 पे मार्क कर देते हैं हम. ओके, इसका समेशन करिए, यू विल गेट दिस वैल्यू. सो व्हाट वी हैव द स्क्वायर ऑफ x. दिस वैल्यू वी हैव ऑलरेडी. दिस इज 7400 एंड व्हाट इज सिग्मा y स्क्वायर? दैट इज 9831. अब हमें सिग्मा x और सिग्मा y, सिग्मा x चाहिए. सिग्मा x कितना है हमारा? 270 का होल स्क्वायर एंड 309 का होल स्क्वायर. ये वैल्यूज तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज हो गई. n आपको मालूम है कितना है? n हमारा 10 है. ओके, वी पुट द वैल्यू ऑफ n. वन मोर वैल्यू इज नीडेड हियर, x into y. So what we'll do, go for x multiplied by y. देखिए, न्यूमरेटर टर्म में हमें जरूरत पड़ रही है इसकी, फिर इसकी टोटल की भी जरूरत पड़ रही है. x into y. Okay, got it? Yes, now you have to put the values. I'm just not writing it in the expression क्योंकि मैं स्प्लिट करूंगा अगर स्क्रीन को वापस, तो दूसरी स्क्रीन पे मुझे जाना पड़ेगा, तो कंजप्शन ऑफ टाइम जाएगा. मैं आपको बोल के बता रहा हूँ बिकॉज लेटर ऑन विल जस्ट गिव द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन ऑल्सो. लास्ट डे हम आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे. ओके, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, n का मतलब 10 है, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 8510 माइनस सिग्मा एक्स की वैल्यू है 270, सिग्मा वाई की वैल्यू है 309. ओके, न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 10 इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर. सो व्हाट इज 7400 माइनस 270 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू 10 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर 9831 माइनस 309 का होल स्क्वायर. एंड इन दिस मैनर वी आर एबल टू कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट. अब मुझे ये बताइए, इसमें भी कितनी कैलकुलेशंस हो गई? बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हो गई. दिस मेथड इज एप्रोप्रिएट फॉर कंप्यूटर वगैरह से करना है तो ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन
अगर ये मैनुअली करना है तो ये इट विल टाइम कंज्यूमिंग आल्सो एंड द लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर ऑल देयर आल्सो. ओके, सो दिस इज नोन एज अ लॉन्ग मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग. लॉन्ग मेथड है हमारा ये कैलकुलेशन करने का. ओके, कमिंग ऑन द शॉर्ट मेथड. इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं, अलग अलग फॉर्मूलेज हैं. ओके, वी कैन यूज दोज फॉर्मूलेज आल्सो. मैंने आपको शेयर किए हैं. इसको भी आप किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एन आंसर ऑफ 0.9467. ओके, 3 डेसिमल्स तक आपको आंसर निकाल देना चाहिए. ओके, 2 डेसिमल भी चल जाएगा लास्ट वाले फिगर को राउंड ऑफ करके. सो दिस इज अ लॉन्ग मेथड. व्हाई इट इज लॉन्ग मेथड? कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा हैं. Okay, so that is known as a long method. So I am coming on the short method. It is very interesting method. Okay, just अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं आएगा ये आपके सामने. ओके, एक्स और वाई स्कोर दे रखा है, उसका मीन निकाल सकते हैं हम लोग. देखिए, सबको सम अप किया. फॉर्मूला इज डिफिकल्ट, फॉर्मूला थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है. क्यों हो जाती है मैं बताऊंगा आपको. सबसे पहले मीन निकालने की रिक्वायरमेंट है. ओके, सो मीन कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, सिग्मा एक्स अपॉन एन. So sigma is x is 256 divided by 10, that will be 25.6. And for the y group, the sigma means sum of y is equal to 255, and the number of persons are 10, so mean will be 25.5. Okay, देखिए यहाँ पर एक सिंपल तरीका है. हमने मीन निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया और दोनों डेसिमल में आ रहा है. अगर हम लॉन्ग मेथड से यूज करें तो हमें स्मॉल x निकालना होगा. एंड व्हाट इट शोज, x माइनस एक्स बार, मतलब हमें 25 में से 25.6 को माइनस करना पड़ेगा, 32 में से 25.6 को माइनस करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा. इसी तरीके से y का भी 27 में से 25.5 को माइनस करना पड़ेगा, इसी तरह से 34 में से 25.5 को माइनस करना पड़ेगा, और जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में होगी और फिर उसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा. इसके अलावा जो स्मॉल x और स्मॉल y जो हमने कैलकुलेट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस. सो ये एक बहुत सिंपल सा तरीका अडॉप्ट किया गया है. हमने एक एज्यूम मीन मान लिया. दोनों ग्रुप के लिए अलग अलग भी मान सकते हैं, दोनों ग्रुप के लिए एक भी मान सकते हैं. सो आई टेकन वन ऑफ द सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम, एक किताब से मैंने सॉल्व एग्जाम्पल लिया और इसमें मैंने ये देखा कि एज्यूम मीन ऑफ x को हमने 26 इसके नियर मोस्ट मान लिया, जिससे कैलकुलेशंस हमारी कम हो गए. ओके, और दूसरा वाला भी हमने एज्यूम मीन से माना, विच इज 26. ओके, एज्यूम मीन मान लिया दोनों ही केस में 26. नाउ हियर इज x डैश. व्हाट इज x डैश? व्हाट इज y डैश? ओके, x डैश इज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन. मतलब ये हुआ x डैश का मतलब x माइनस एक्स बार, तो क्या होगा 25 माइनस 25.6. इज इट ओके? 26 माना, सॉरी 25 माइनस 26 हमने क्या माना है, एज्यूम मीन क्या माना है 26. तो ये जो पूरी सीरीज है हमारी 25, 32, 18, 24, इसमें से किसको माइनस करना है 26 को, क्योंकि हमने एज्यूम मीन क्या माना है 26. ओके, सो व्हाट विल द वैल्यू हियर, हमने x डैश की वैल्यू निकाली, हमने ऐसी तरीके से y डैश की भी वैल्यू कैलकुलेट करी. y डैश की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनीबॉडी ऑफ यू? Anybody of you? How this one comes? Y dash. What is Y dash? Assume mean y minus y. 27 minus 26, क्योंकि हमने assume mean y के लिए भी क्या माना है हमने? सेम ही है 26.
यस सेम ही माना है हमने, तो दोनों केस में क्या है 26 ही मान के चले हैं, तो हमने इसको माइनस किया, इस पूरी सीरीज को y की सीरीज को 26 से हमने माइनस कर दिया. ओके, सो व्हाट इज हियर, दीज आर द वैल्यूज, माइनस करने के बाद ये वैल्यूज आई. देन वी हैव टू गो फॉर व्हाट, x1 स्क्वायर करना है. सो x1 स्क्वायर के लिए हमने इस x1 मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारा आंसर, दैट इज 1. ओके, देखिए स्क्वायर कर दिया, इसी प्रकार से y डैश का भी स्क्वायर कर दिया, फिर x डैश y डैश को मल्टीप्लाई भी कर दिया. ओके, इंटरेस्टिंग बात है, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, प्लस आ रहा है उसमें से माइनस को समेशन में माइनस करना पड़ेगा. फिर देखिए हमें क्या क्या चाहिए. नाउ इट इज क्लियरली विजुअलाइज्ड. x डैश का टोटल चाहिए, y डैश का टोटल चाहिए, x1 का स्क्वायर चाहिए, y1 का स्क्वायर चाहिए और x डैश y डैश चाहिए. सबकी टोटल कर लिया. ओके, एंड व्हाट इज cx? इंटरेस्टिंग टू नोट cx. cx मतलब एक्चुअल मीन माइनस एज्यूम मीन फॉर x. सो x का एक्चुअल मीन कितना है हमारा 25.6 minus what is the assumed mean of x, that is 26. 26. 25 minus 6 minus 26 is equal to minus 0.4. This value is known as a cx. इसको हम क्या कहते हैं, cx कहते हैं. cx मतलब क्या हुआ, एक्चुअल मीन, फिर हमने जो एज्यूम मीन माना है, एज्यूम मीन 25.6 माइनस 26. cy क्या होगा बताइए मुझे, 25.5 एक्चुअल मीन माइनस एज्यूम मीन y के लिए क्या माना है हमने, दिस इज 26. In this manner we have calculated cx and cy. Now nothing to go more, we have to put the values only in this formula. ये फॉर्मूला है सिग्मा x डैश y डैश अपॉन n. ओके, sigma x dash y dash, sigma of x dash is equal to -4 -5. देखिए आप इस फॉर्मूले को मैंने सॉल्व करके नीचे लिखा है. व्हाट इज सिग्मा एक्स वाई, x dash y dash upon n, तो 204 divided by 10. Very simply you have to put the values of these terms in this formula. यहाँ ध्यान रखना है एक चीज, यहाँ ये cx का स्क्वायर है, cx हमारा 0.4 था, सो 0.4 का स्क्वायर 0.16 होता है. cy हमारा 0.5 था, देख लीजिए cy cx होता क्या है, cx is actual mean minus assumed mean for x, cy is equal to actual mean of y minus assumed mean of y. So 25.5 minus 26, and by putting these values in this formula we are able to get the coefficient of correlation. The answer will be 0.6949, मतलब 0.695 is your correct answer. Okay, so देखिए आज हमने कितनी सारी चीजें सीख ली बड़ी इंटरेस्टिंग वे में, और बड़ा टफ माना जाता है कोरिलेशन को अप्लाई करना. ओके, कि कोरिलेशन निकालना है हमको, तो कोरिलेशन आता है. रैंक ऑर्डर से आपको कोरिलेशन निकालना है, आपको लॉन्ग मेथड से निकालना है. ओके, अगर पियर्सन कोरिलेशन स्पीयरमैन करना है, जिसको ऑर्डर देना पॉसिबल है उसको तो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन मतलब रो कैलकुलेट करेंगे. और फॉर जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन हमें कैलकुलेट करना है, उसमें भी दो मेथड से, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड. ये सारे मैंने आपको बताए हैं. मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे.
If you have any of the questions, you please raise the hand, or you can unmute your mic and you can ask the question. I will share this Excel file also for you with some notes also regarding collation. Anybody of you want to ask? Anybody, if you want to ask anything, you are welcome. चलिए मुझे फीडबैक तो बताइए, आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आया है सर. So fine, so fine. Any question if you are having? देखिए हमने जितने भी कोलेशन के सम्स किए हैं वो -1 से +1 के बीच में ही आते हैं, नॉट मोर देन इट. एनी ऑफ द क्वेश्चन? आज सब क्या संडे मूड में है? नो सर, आपने पढ़ाया ही इतना अच्छा, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब समझ में आ अरे, गया. So nice, thank you so much. देखिए कोलेशन के बारे में जनरली लोग भागते हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से कि टफ कैलकुलेशंस हैं. मैंने बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी. इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं. आई विल रिस्पॉन्ड ऑन दोज क्वेश्चंस. आई विल कैलकुलेट इट एंड आई विल सेंड इट टू यू कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है हमसे, ये कोई प्रॉब्लम है. ओके, सो विल कैलकुलेट इट, डेफिनेटली विल कैलकुलेट इट. ओके, सो आई एम शेयरिंग दिस फाइल टू यू. ये मैं फाइल आपको शेयर कर दूंगा. आज की हमारी टेक टीम इज वेरी एक्टिव. ओके, आप ये थोड़ा सा फॉर्मूले में वैल्यू रख के कैलकुलेट आप करिए. मैंने टाइप्स ऑफ कोलेशन की एक शीट बनाई है. ओके, और दूसरी शीट मैंने रैंक ऑर्डर कोलेशन की बनाई है. ओके, और हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है रैंक ऑर्डर का. वैल्यूज पुटअप नहीं करी, वैल्यूज पुटअप करके देख लीजिए. मैंने आपको बताया जैसा कि अगर, थैंक यू मैथर सर, थैंक यू सो मच. लॉट ऑफ लिटरेट्स आर देयर, हाई लेवल के लिटरेट्स हमारे साथ हैं. पीएचडी किया हुआ है लोगों ने, उसके बाद दे आर जॉइनिंग इट एंड लर्निंग इट. थैंक यू सो मच, थैंक यू. इट इज अ गुड फीडबैक फॉर मी. रीता जी, थैंक यू. रीता इज फैकल्टी देयर एट गुजरात. रीता जी, आप गुजरात में है ना? डॉक्टर रीता? यस सर, गुजरात में. जी सर. गुजरात फ्रॉम भावनगर? यस सर, भावनगर. ओके, सो आर यू गेटिंग? यस सर. देखिए हम इसी इंटरेस्ट के साथ हम जो फर्दर मेथड्स ऑफ कोरिलेशंस हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हैं, इसी तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए. सो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका संडे बहुत अच्छा हो. और एक जो मैं नोट्स रेगुलरली भेज रहा हूँ आपको, उसको एक गो थ्रू करते जाएं साथ साथ में, तो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू. लेटर ऑन जैसे ही हमारा ये वर्कशॉप का 10th डे हो जाएगा, ओके, उसके बाद हम आप लोगों को इसके वीडियोस भी शेयर कर देंगे. जो यूट्यूब का लिंक है, ये रिकॉर्डिंग इज, टेक्निकल टीम इज वर्किंग अ लॉट फॉर दिस एस्पेक्ट. आज मुझे सोचा था कि क्या पता दोनों की मुझे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टाइप करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, बट एनी हाउ वी हैव मैनेज्ड इट. ओके, सो थैंक यू. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ योर सपोर्ट. आप लोग सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं. ओके, सो थैंक यू सो मच. आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, और इसी आशा के साथ कि कल हम 5 बजे वापस जुड़ रहे हैं, और
आज थोड़ा नंबर कम हो गया, संडे मूड में है काफी लोग। एनीवे कल हम नया चैप्टर हमारा पढ़ेंगे और उस चैप्टर में एनोवा जो भी है, एनोवा आई थिंक कल के शेड्यूल में क्या है, हमारी टेक्निक टीम मुझे इन्फॉर्म करेगी प्लीज। Okay, I'm just checking the brochure. Anybody of you can share it? कि कल की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? Yes, interesting. Further methods of correlation. 6 तरह के correlation हम पढ़ेंगे. Okay, the bicellular correlation, the point bicellular correlation, the tetrachoric correlation, the phi coefficient, the partial correlation, and multiple correlation. Multiple correlation introductory part will take whichever जो आपके सिलेबस में है पीजी लेवल तक के या जो रिसर्च में काम आता है वो सारी चीजों को पढ़ेंगे। तेरा मंगल